हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो जल संसाधन का अंतिम टॉपिक है और पहले दो टॉपिक आपने पढ़ा था। आज बेसिकली मैं वर्षा जल संग्रहण के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से जो हमारा ग्राउंड लेवल है, वाटर जो नीचे चली जा रही है, उसके ग्राउंड लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे नीरू मीरू योजना, और अगर देखेंगे तो जल जीवन मिशन योजना, अटल भूजल योजना, साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय स्टार्ट किया गया। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वर्तमान समय में, जल शक्ति मंत्रालय के तहत अलग अलग स्कीम लाकर भारत सरकार के जल प्रबंधन का काम किया जा रहा है, जल को बचाने की काम किया जा रहा है, जल की मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जल संसाधन का अगर सही तरीके से उचित उपयोग होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत के स्तर पे जल की समस्या नहीं होगी। वर्तमान समय में आपको पता होगा कि लगातार मीठे जल अर्थात मृदु जल की उपलब्धता कमती चली जा रही है। ऐसे में अगर जल का प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो आगामी समय में बड़े संकट से गुजरना पड़ेगा। तो आइए मैं टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले जल का पुनः चक्र, मतलब पुनः चक्र का मतलब पुनः चक्रण से है, और पुनः उपयोग। कल मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि बहुत सारा जल बचाया जा सकता है यदि जल का पुनः चक्रण किया जाए और जल का पुनः उपयोग किया जाए तब। अब देखिए, इसी कड़ी में आगे क्या बोल रहा है कि इससे अलवणीय जल जो होता है, जो मीठा जल होता है, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको बताया था कि मीठे जल की उपलब्धता विश्व के स्तर पे बहुत कम है। टोटल विश्व में मैं बताया था 71% में जल है, जहाँ पे देखेंगे 29% स्थलीय भाग है। तो ये 71% जलीय भाग में महज मात्र 3% से भी कम में मीठे जल पाए जाते हैं। इसका मतलब इसकी परसेंटेज बहुत कम है और इसको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए अगली बात बोल रहा है कि उद्योगों में वेस्ट वाटर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, वापस से करना चाहिए। जैसे अग्निशमन के लिए किया जाता है और शीतलन के लिए होता है। कई बार आप देखेंगे किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए उसमें जब पानी डाला जाता है तो सारे पानी वेपराइज तो नहीं हो जाते, या फिर जो हो जाते हैं उससे तो बचता होगा, वो सीधा वेस्ट हो जाता है। उसे कलेक्ट करना चाहिए, किसी एक जगह पर जमा करना चाहिए, उसका टेम्परेचर कम होने के बाद पुनः उपयोग उसका कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगली बात बोला जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में देखिएगा कि घरों के उपयोग वाले जल जो घरेलू कार्यों में उपयोग होते हैं, वैसे जल का साथ साथ वाहनों को धोने के लिए जो जल इस्तेमाल होता है, वो सारे क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, नलियों में सप्लाई कर दिया जाते हैं। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ रोड की भी धुलाई की जाती है। तो ये सारे जो जल है उनको काश किसी बागवानी के क्षेत्र में मोल्ड कर दिया जाता तो बढ़िया होता। लेकिन वेस्टेज पानी का बहुत ज़्यादा होता है, ये कई बार आप लोग खुद भी देखते होंगे। तो ये जो भी है कि घरों के उपयोग का जल हो या वाहनों के धोने वाले जल हो, अगर उनको बागवानी के क्षेत्र में मोड़ दिया जाए तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल कहलाएगा और बहुत अच्छा होगा। कल मैं आपसे शेयर भी कर रहा था कि जैसे जो आरओ का वाटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे हैंड वॉश करने के लिए जो भी पानी वेस्ट हो रहा है, उन सारे पानी को रीयूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में नहीं होता है। आप जल जीवन मिशन के तहत आप काम कर रहे हैं या फिर कोई भी योजना लेके आ जाइए, आई हुई है ना भारत में नमामि गंगे योजना, क्या हो गई सफाई? नहीं हुई। लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने का लॉकडाउन में गंगा की सफाई अपने आप हो गई। इसका मतलब है कि मानव को औद्योगिक कचरों को साथ साथ घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग से जो कचरे आ रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, उन चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? अगली बात देखिए, जल संभर प्रबंधन। कल भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, आज मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, धरातलीय जल और भौम जल संसाधनों के दक्ष मतलब बढ़िया मैनेजमेंट से इसका तात्पर्य है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो एम क्या है, प्राकृतिक संसाधन और समाज के मध्य संतुलन, बैलेंस बनाना है, ठीक है। अगली बात बोल रहे हैं कि बहते जल को रोकना है। तो बहते जल को कैसे रोक सकते हो? कल भी आपको बता रहा था कि तालाब की ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जाना चाहिए, कुआं का खुदाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और जो वर्षा जल है उसका संग्रहण किया जाना चाहिए। तो जल संभर प्रबंधन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा तालाब और कुआं बनता है तो बोला जा रहा है कि जल संचयन भी हो जाएगा और जल का पुनर्भरण भी हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ भी जाएगा। क्लियर? अगली बात देखिए, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधनों, चाहे भूमि संसाधन हो, जल संसाधन हो, या पेड़ पौधे या प्राणी हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें जल संभर सहित मानवीय संसाधनों का संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। मतलब सही तरीके से अगर आप चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, तो जल संभर के तहत जल की सुरक्षा हो ही जाएगा, मृदा संसाधन की भी सुरक्षा होगा। क्योंकि अगर जल बहुत ज़्यादा बह रहा है तो अपने आप में एक इरोजन होता है, अपरदन होता है। आप समझ पा रहे होंगे। अगली बात बोल रहा है हरियाली जल संभर विकास परियोजना।
तो एक नया शब्द जुड़ा हुआ होगा, हरियाली। तो देखिए सबसे पहले ये केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये एक्चुअली एक परिवर्तित रूप है जल संभर विकास परियोजना की। ठीक, ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है लाने का, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या को, जो भी रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जनसंख्या को पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मछली पालन अर्थात मत्स्य पालन के लिए, वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना। आप देखेंगे दूसरी बात इसी कड़ी में, लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा ये चलाई जा रही है। समझ रहे हैं, लोगों के सहयोग से। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जब तक कितनी योजनाएं सरकार चला ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक नागरिक समझदार नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे तरफ से एक इशारा है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए। जो भी लोग शिक्षित होंगे, जो दिल से जल को समझेंगे, जल की महत्व को समझेंगे, वो कई बार ऐसे पाइप लेके यूं घूम नहीं रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना। तो मेरा कंसर्न इससे है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल होना चाहिए। कुछ अन्य योजनाएं जैसे देखेंगे आप, नीरू मीरू, इसका मतलब होता है जल और आप। ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश ने। अगली बात देखेंगे अरवारी पानी, ठीक है, तो ये अरवारी पानी संसद शुरू किया था अलवर राजस्थान में। ठीक, किस लिए, जल संग्रहण के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान के क्षेत्र में जो लोग भी रहते होंगे, आपको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं, घरों के पास एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें पानी का संग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल का जो लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो बहुत नीचे है। तो जब भी देखिएगा सप्लाई पानी आता है तो वो लोग जमा करने की कोशिश करते हैं। अगली बात देखिएगा तमिलनाडु। कल भी आपको बताया था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा जल संग्रहण के लिए अलग अलग योजनाएं आती रहती है और एक इसका प्रोजेक्ट है। मैं आपको उसका डायग्राम समझाऊंगा आगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने वर्षा जल संग्रहण। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वर्षा जल संग्रहण क्यों करना चाहिए। सबसे पहले जब भी बरसात आती है, आपको पता होगा कि जल एक साइक्लिक रूप से चलता रहता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है और वहीं मैं दूसरी बात बताया था कि जल एक चक्रीय संसाधन है। तो अब जब चक्रीय संसाधन है तो अगर जल का आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो आपका चक्रीय संसाधन है। तो माना जाता है कि जो बरसात वाली पानी आती है, वर्षा जल होता है, उसका संग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड वाटर से पानी को निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा। अगर वर्षा जल का आप इकट्ठा करते हो, चाहे आप उसे कुआं में डाल दीजिए या कोई गड्ढा या तालाब बना के डाल दीजिए, या फिर आप उसको यूज करके सीधा खेतों के तरफ पहुंचा दीजिए, ऐसे में क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा और आप ग्राउंड वाटर को नहीं निकालेंगे। तो दोहरी फायदा है इसका और जरूर ऐसा यूज किया जाना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों हेतु वर्षा जल एकत्र करने की एकमात्र विधि है। दूसरी बात बोल रहा है कि भूमिगत जल स्तर में सुधार करने के लिए लाया गया है, जिससे जल उपलब्धता क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगली बात बता रहा हूँ कि पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने हेतु वर्षा जल को नलकूपों के माध्यम से, गड्ढों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से एकत्र करने की जरूरत है या किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वर्षा जल संग्रहण अगर होगा तो जल स्तर क्या होगा, ग्राउंड लेवल का बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर इतना लेवल है और अगर वर्षा जल आप संग्रहण कर रहे हैं तो वो लेवल क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बढ़ जाएगा। तो अगर जल स्तर बढ़ता है तो फायदा क्या होगा, जो फ्लोराइड्स प्रदूषण मिलता है पानी में, साथ साथ नाइट्रेट्स मिलता है, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो मानव के लिए बहुत अच्छा होगा। अगली बात देखिए, मृदा अपरदन इससे कम होगा। अगर मान लीजिए जहाँ तहाँ जल यूं ही नहीं बहता चला जाए तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। कई बार आप देखते होंगे तेज बारिश होने की वजह से जहाँ से वो पानी पास करता है उस जगह पे देखेंगे जहाँ से पानी जा रही होती है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और वहाँ से मिट्टी को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझ पा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो मृदा अपरदन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात समझिए, वर्षा जल संग्रहण को राजस्थान में टांका या कुंड कहते हैं। एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है। क्या बोल रहा हूँ, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है। अब आप समझिए किस तरह से काम करता है। मान लीजिए एक घर है ये, तो घर में क्या हो रहा है, ये वर्षा की बूंदें पड़ रही होगी, अब ये सी बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसका डिजाइन करते हैं कि ये पानी अपनी मर्जी से नहीं जाए बल्कि इनके कहने से जाए। कहने से क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो यहाँ पे पानी जमा होगा इस तरह से, तो यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ होगा, इस तरह से यहाँ पानी आ जाएगा। इसके बाद इस टैंक में पानी आ जाएगा, यहाँ से एक नल लगा होगा, जहाँ भी पानी लेके जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। कई जगहों पे क्या करेंगे, ये इस तरह से लेकर आएंगे, एक बड़े तालाब की ओर पास कर देते हैं, या फिर कई बार एक देखेंगे कुआं बना होता है, इस कुएं में इस पानी को पास करा देंगे। तो क्या होगा, उसमें जल स्तर उसका बढ़ जाएगा। तो जो वर्षा जल यूं ही वेस्ट हो जाता, उससे वेस्ट होने के बजाय उसका संरक्षण जरूरी है। इसका बेनिफिट है, ग्राउंड लेवल बढ़ेगा। अगली चीज समझिए, एक नया बात है आपके सामने, भारतीय जल नीति 2002। तो ये क्या आया था 2002 में, इस नीति की क्या विशेषताएं थी, इसको जरूर आप समझिए। देखिए,
पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, जल शक्ति और नौकायान के लिए, साथ साथ औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए इस नीति को लाया गया था। ठीक, अगली बात, इसका उद्देश्य जानना जरूरी है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था कि पेयजल सभी के लिए मिले। आपको यही चीज़ मैं बताऊंगा जल जीवन मिशन के पास लाकर थोड़ी देर बाद। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, भौम जल की सीमित उपयोग और रेगुलर जाँच किया जाना चाहिए। कि भौम जल का रेगुलर जाँच करने से क्या तात्पर्य है कि उसमें कहीं फ्लोराइड्स, आर्सेनिक या नाइट्राइड्स की मात्रा तो नहीं बढ़ गया। अगर बढ़ जाता है तो उसकी TDS बैलेंस नहीं होती और वो मानव के पीने योग्य नहीं रह जाता। इसी वजह से बोला गया कि रेगुलर जांच करना भी जरूरी है। अगली बात देखेंगे कि जल संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो यही है। योजनाएं काम नहीं आती मेरे दोस्त जब तक आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे। जागरूकता और कैसे आएगा? जागरूकता एजुकेशन से आएगा। मैं कहता हूँ कि जागरूकता जो है एजुकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एजुकेशन का लेवल हाई होगा तो जागरूकता करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लोग समझेंगे उस चीज़ को, है कि नहीं। अगली बात बताता हूँ मैं आपको, कुछ सरकार की योजनाएं लगातार देखेंगे। सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए कोशिश कर रही है, साथ साथ जल की दक्षतापूर्ण उपयोग की बात करती है। तो ऐसे में क्या ऐसा चीज़ है जो जल प्रबंधन को बढ़ावा देगा? तो पहली बात देखिए, वर्तमान समय में योजनाएं। तो आपको एक बात बता दूँ, भारत सरकार ने एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। ठीक है, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया गया। अगली बात क्या है? पहला, अटल भूजल योजना। ये क्यों लाया गया है? आप देखिए, भारत सरकार की जब भी योजनाएं आती है उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। भूजल, इसका क्या मतलब है? आप मुझे समझा दो, भौम जल या धरातलीय जल से इसका संबंध है? भूजल मतलब भूमि के अंदर का जल, तो धरातलीय होगा या भौम जल होगा? भौम जल होगा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि भौम जल का संरक्षण करना चाहिए। देखिए अगली लाइन क्या बोलते हैं कि भूजल प्रबंधन में सुधार करना, अर्थात सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस चीज़ को चलाया जाएगा और इसका कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता मिल रही है और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 5 साल में ऐसा भारत सरकार कर पाएगा, 2020-21 से लेकर 2024-25 के ड्यूरेशन में। ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, मतलब सेंट्रल दो होता है, देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर योजना होता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक। ठीक है, अगली बात इसी में समझिए, इससे क्या होगा दिमाग में जरूर रखिएगा, भौम जल का लेवल को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगली बात देखिए, नमामि गंगे योजना। तो गंगे से आपको समझ में आ जाएगा कि गंगे से मतलब गंगा नदी की सफाई से रिलेटेड है। दूसरी बात, नदी तट जो भी होता है उसका प्रबंधन करने से है। अगली बात देख रहे होंगे, जलीय जीवन का संरक्षण। तो जलीय जीवन का संरक्षण से क्या मतलब है? जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होती है, हम समझ पा रहे हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अगर उसमें पॉल्यूशन हो जाएगा तो ऐसे में जलीय क्षेत्रों में रहने वाले जो मछलियां होती है या अन्य जो भी प्राणी होते हैं उनको बहुत संकट होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाते हैं और वैसे में वो अपना जान त्याग देते हैं। आप सुने होंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, लेकिन जीवन उसकी पानी है, जीवन उसकी गंदा पानी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये भी एक लाइन शायद जोड़ देना चाहिए उस पोएम में कि गंदी पानी नहीं है और गंदी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मछलियाँ मरती है। और अगर आपको पता होगा कि फूड चेन आप पढ़ते होंगे, आहार श्रृंखला पढ़ते होंगे, वो हर जगह चलता है। अगर स्थलीय क्षेत्र में तो वो जलीय क्षेत्र में भी है। अगर एक बार पॉल्यूशन शुरू होता है तो लगातार वो बढ़ता चला जाता है, कभी कम नहीं होता है। कई नदी में आप देख रहे हैं कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, अगर एक माचिस लगा दिया जाए तो वो जल उठेगा। समझ रहे हैं? ऐसे न्यूज़ में आप देख रहे होंगे। तो इन चीज़ों को मानव को समझना चाहिए। आंख बंद करके सिर्फ डेवलपमेंट कभी करना उचित बात नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंसेप्ट देते हैं लेकिन वो भी फॉलो नहीं हो पाता सही तरीके से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगली बात देखिए, जल जीवन मिशन 2024 तक बोला गया कि हर घर को नल का जल दिया जाएगा। मेरे भाई जरा इधर को देखिएगा तो यहाँ भी क्या बोला गया था कि पेयजल सभी के लिए दिया जाएगा। लगभग यही योजना 2002 से चल रही है, अब यही योजना 2020 में भी देखने को आपको मिल रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसका मतलब 18 साल से क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, अभी पूरा डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। समझ पा रहे हैं? अगली बात देखिए, स्कूलों में भी, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी, ग्राम पंचायतों में, सामुदायिक भवनों में सभी कार्यात्मक नल कनेक्शन दिया जाएगा। एक शब्द जोड़ा हुआ है, कार्यात्मक, इसका मतलब काम करने वाला, नहीं तो पता चला कि ऐसे ही लगा हुआ है बस। कई जगह आप देखेंगे, मैं किसी स्कीम की जानबूझ के बुराई नहीं करना चाहता, कभी भी कोई अपने दिल पे नहीं लेंगे, इरादतन नहीं कहता, लेकिन तथस्थ होकर मूल्यांकन करना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हो। ऐसे में जो भी स्कीम आती है उसका सही तरीके से अगर आप जांच पड़ताल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आप समाज को समझते हैं तो समाज के अंदर जाकर जरूर झांका कीजिए कि चल क्या रहा है। ठीक,
तो अगर ये सारी योजनाओं की मैं बात करूं तो अगर सही तरीके से चल जाए ना, कोई 2-4 योजना, यार इतनी सारी योजनाएं हैं, 350-500 योजनाएं हैं, हर अलग अलग सेक्टर में लिए आ रही है, ओवरलैप होती है योजनाएं। मैं समझता हूँ ओवरलैप होने की क्या ज़रूरत है, अगर सही तरीके से 2-4 भी सही तरीके से काम करें ना तो परफेक्ट होएगा। लेकिन केंद्र स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है, जिला स्तर पे भी है, पंचायती राज का भी है, और थोड़ा सरकार चेंज हो गया तो अगला नया आ गया, किसी का नाम चेंज हो गया, बस चलता चला जा रहा है। ऐसे में जो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण डेवलपमेंट की जो बात होती है वो नहीं हो पाती। किसी एक चीज़ को, किसी एक स्कीम को लाइए, उसके पीछे पूरी तरह से जाइए और शायद वही होगा एक्चुअल डेवलपमेंट का तरीका। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर था आपके सामने 6 चैप्टर जल संसाधन अर्थात वाटर रिसोर्सेज मेरे साइड से समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और जो भी आपका सुझाव हो जरूर देने की कोशिश करें, जो भी समस्याएं हो जरूर बताने की कोशिश करें। हमसे जो भी बन पाएगा हम आप तक पहुँचेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को बता रहे होंगे, अगले लोगों तक पहुँचा रहे होंगे, इस कड़ी में, इस सिलसिला में आप जुड़े रहें। मैं आपसे इतना उम्मीद हमेशा करता रहता हूँ। तो धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा मिलते हैं।